My name is Kumar Vipul Singh, and I have secured All India rank 118 in UPSC AC, that is Assistant Commandant 2023 एग्ज़ामिनेशन। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। और इस 3 अटैम्प्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मैंने गलती की, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे वो फिजिकल हो, या फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बात करूँगा। सबसे पहले आप लोग मेरी जो भी बातें हैं सुन लीजिए आराम से, अच्छे से। उसके बाद आपके पास जो भी डाउट होगा मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि क्या होगा कि बीच बीच में जब आप लोग पूछेंगे तो हो सकता है मेरा फ्लो टूट जाए, मैं किसी और तरफ और वो बात मैं ना कर पाऊँ जो करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि देखो, जो एग्ज़ामिनेशन है, और आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन जो है यूपीएससी कराती है, और ये ग्रुप ए का गेस्टेड जो है पोस्ट होता है असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये जो पेपर है ये 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला होता है रिटर्न, उसके बाद आपका होगा फिजिकल, और थर्ड होगा इंटरव्यू, एंड देन द फाइनल रिजल्ट। तो ये सारी प्रोसेस अराउंड 1 ईयर लग जाते हैं सारी चीज़ें होने में। और अब रही मेरी प्रिपरेशन, तो मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने जो 2020 ऑनवर्ड जो है मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और मुझे मिलिट्री में जो है कहाँ से ये सब एस्पिरेशन और ये कह दीजिए कहाँ से ये सब चीज़ें हैं कि मुझे मिलिट्री में जाना है, क्योंकि जब मैं क्लास 12 के बाद आईआईटी का भी प्रिपरेशन किया तो कुछ बच्चे वहाँ थे जो एनडीए की भी तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरा जो है उधर एनडीए में ज़्यादा रुचि नहीं था, उधर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है यही था कि मुझे जो है आईआईटी करना है। तो उस टाइम मैंने एनडीए में फोकस नहीं किया। लेकिन जब मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर वो एनडीए वाली चीज़ें देख रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, इससे भी आप एक ऑफिसर बन सकते हैं मिलिट्री लाइन में। मुझे उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रिस्पेक्ट, एक ऑनर जो सोसाइटी में है वो काफ़ी मुझे किया। तो उसके चलते फिर मैंने सीडीएस देना स्टार्ट किया 2020 में, जो कि मेरा नहीं हुआ। उसके बाद 21 में फिर मैंने सीडीएस और सीएपीएफ दोनों लगातार देना स्टार्ट किया। तो सीडीएस तो हो गया, लेकिन सीएपीएफ जो है पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है 22 में फिर मैंने दिया उसमें सीडीएस में मैं स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, यही चीज़ें होता रहा। और सीएफपीएफ में 2022 में फिर मैं मेरिट आउट हुआ। उसमें मैंने रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू सब क्लियर किया। उसके बाद फिर लास्ट में मेरिट आउट हो गया। फिर 2023 में मैंने सीएफपीएफ दिया, और उसके बाद फिर इसमें मेरा फाइनली इसमें जो है मेरा नाम आ गया, मेरिट हो गया। अब आती है बात इसमें कि जैसे जो मैं बताता हूँ जो 3 स्टेजेस है। पहले स्टेज के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज आपका जो है वो रिटर्न पार्ट है। रिटर्न पार्ट जो है इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों होता है। पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। रही बात पेपर 1 में, तो पेपर 1 उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं जो आप जनरल स्टडीज़ बोलते हो, प्लस उसमें जो है मैथ्स भी आते हैं। अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन इज देयर इज़ एवरी ईयर। और अब बात करते हैं उसमें जो है जो पेपर है यूपीएससी, अगर मैं बात करूँ 2022-23 स्पेशली, ये दो ईयर हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्रेंड में बदलाव किया। क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस लाए हैं। अब आते हैं चेंजेस को कैसे टेकल, क्योंकि मेरा पेपर 1 में मैं अपना पहला साल का निकाल दूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन दूसरे साल में मेरा अराउंड 155 मार्क्स था, और सेकेंड टाइम में मेरा जो अभी पेपर 2023 में था उसमें भी 157-158 मार्क्स था। तो और लेवल जो हर साल वो इंक्रीज, 2024 का भी देख लीजिए, अब लेवल काफ़ी ज़्यादा जो है हाई हो गया है। और मुझे लगता है इस बार 95 to 100 जो कट ऑफ होगा वो मुझे लगता है, तो इस बार जो स्कोर करेंगे 125-130, दे आर वेरी गुड एंड दे आर हैविंग वेरी हाई चांसेस टू क्लियर द ऑल द स्टेजेस सक्सेसफुली। नाउ अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 के लिए कैसे क्या करें, क्योंकि देखो पेपर 1 में आप अगर एज ले लेते हो तो आपको जो है सिलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़, क्योंकि पेपर 2 बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव तो पेपर है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो मार्किंग कैसी होती है, चेकिंग कैसी होती है, आपका आंसर कैसा है, एग्जामिनर को पसंद आया कि नहीं आया, तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने लगता है। लेकिन जो पेपर 1 है वो आपके हाथ में है, उसमें आपने अगर सही किया तो सही है, गलत किया तो गलत है। अब आते हैं उसमें हम कैसे स्कोर करें, क्योंकि आपको कम से कम 50 प्लस या 50% और 60% आपको प्लस स्कोर तो टारगेट करना ही करना है हर हालत में पेपर 1 में। यानी कि 125-130 प्लस तो आपको जाना ही जाना है। उसके ऊपर आप कितना एक्सलेंट करते हैं, दैट्स इज गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस इन गेटिंग फाइनल सिलेक्शन इन द लिस्ट, नेम योर नेम इन द लिस्ट। तो पेपर 1 के लिए क्या देखो, उसमें क्या होता है, हिस्ट्री होता है। अब हिस्ट्री में आपका भी क्या है कि आपका एशियंट है, मेडुअल है, और फिर आपका मॉडर्न है।
अब यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी तक और बहुत से पूछते भी है कि सर हिस्ट्री के लिए क्या किया जाए, तो मुझे जहाँ तक यह है, देखो हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको अब डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, यू हैव टू कीप इन माइंड। क्योंकि अब हिस्ट्री अब उस तरीके से नहीं आया कि बस से वन लाइनर और वन वर्ड जो है हिस्ट्री आना आ गया। अब क्या होता है, यूपीएससी अब उसको लिंक कर रही है प्रीवियस चैप्टर से, उसको स्टेटमेंट टाइप बना रही है। अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे, 2024 का पेपर देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यूपीएससी किस डायरेक्शन में जो है पेपर बना रही है। तो आपको हॉलिस्टिक पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको करना क्या, देखो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आप अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है। आप उसका नोट्स बनाना चाह रहे हो, नोट्स बना लो, लेकिन कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 2 से 3 बार आप उसको रीडिंग अच्छे से कर लो। आपका एक जब पर्सपेक्टिव बन जाएगा, आपका जब एक पूरा ओवरव्यू उस चैप्टर का हो जाएगा, तो आप चीज़ों को समझने लगोगे, और जो फैक्ट आप लिख लोगे एक नोट्स के तौर पर, तो आपको वो देखते ही काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगी ऑलरेडी। एशियंट के लिए क्लास 11-12 की आप अच्छे से पढ़ लो। मेडुअल के लिए आप जो है कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसको पढ़ लो, क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आप उसको क्या करो, पढ़ लो। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी क्या है, उसके लिए क्लास 11 और क्लास 12 के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ क्या, मैपिंग के ऊपर, और मैपिंग भी ऐसा नहीं कि आप मैपिंग पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 6, 7 और क्लास 6 और 7 और 8 के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैपिंग पे जो है बेस्ड है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और जो क्लास 12 का है उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, वो चैप्टर्स आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आते हैं साइंस। साइंस ही बहुत स्कोरिंग है, और मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 9th और 10th का जो साइंस है अगर उसने अच्छे से पढ़ रखा है, तो 25-30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से उसमें जो है 80-90% स्ट्राइक रेट रख सकते हैं उसमें। मैथ्स का है, देखो मैथ्स डिपेंड करता है कि अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तब तो ठीक है, आपको उतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है। और अगर मान लीजिए आपका जो है मैथ्स नहीं है, तो फिर भी आप मैथ को अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें क्या है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको काफ़ी एज दे सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ये ऐसा है जहाँ पर आप 10-15 मार्क्स जो है आप एबव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स बचता है। इकोनॉमिक्स में मैं तो ये कहूँगा कि आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिकली आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टीचर से आप जो है उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं। और रही बात आपका कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर, तो यूपीएससी इतना इकोनॉमिक्स में इतना डीप में नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इट विल बी गुड। अब उसके बाद फिर यहाँ पर बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए आपके पास लक्ष्मीकांत, दैट्स इज़ द बेस्ट सोर्स। तो आप लक्ष्मीकांत को, अब लक्ष्मीकांत जो है बहुत मोटी बुक है, और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हैं जो एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ हैं जो आप ऐसा बोल सकते हैं 50%, इधर भी उधर भी, मतलब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है, तो आप उसको भी आप जो है तैयार करेंगे। क्योंकि यूपीएससी जो है उसको अनप्रेडिक्टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि आप ऐसा मान के जाएंगे कि अगर पिछले साल उसने हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन पूछा तो इस बार भी पूछेगा, तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। मैं तो यही कहूँगा कि उसको कोई अच्छी जो है रणनीति नहीं होगी आप लोगों की। तो आप लोग उसको क्या करें, अच्छे से हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए, और हॉलिस्टिक व्यू में पढ़िए। हॉलिस्टिक कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी चैप्टर पढ़े, से मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि अगर आपने लेटर वैदिक पढ़ रहे हैं, तो आप उससे पहले जो है अर्ली वैदिक का आपके पास दिमाग में उसमें क्या हुआ, लेटर वैदिक में उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि फिर यूपीएससी वहीं पर जो है वो अपना जो है गेम खेलता है, और केवल एक वर्ड से जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, सही हो सकता है। ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 1 में क्या, करंट अफेयर भी आता है। अब करंट अफेयर कभी बेटेस्ट क्या 15, 20, 25, 30 भी कभी कभी हो जाता है, 28, 30 भी हो जाता है, तो वो भी क्या, और उसमें क्या ज़्यादातर फैक्चुअल है। अब देखो फैक्चुअल में भी क्या है कि अब बहुत से बोलते हैं स्पीडी पढ़ूँ, बहुत से बोलते हैं ये मैगजीन पढ़ूँ, वो मैगजीन पढ़ूँ। मैं तो ये कहूँगा, देखो स्पीडी तो यूपीएससी के पेपर के जो करंट अफेयर हैं उसमें तो बेकार है। यूपीएससी के लिए आप स्पीडी मत फॉलो करो। यूपीएससी के लिए आप जो है, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी करते हो तो सीएपीएफ स्पेसिफिक बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका अपना खुद का जो है वो मैगजीन बनाती हैं जो पेपर 1 के लिए होता है स्पेशली। तो आप 54 का अगर क्वेश्चन उठाओगे करंट अफेयर का, आप देखो तो उसमें स्टेटमेंट पूछ रही है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है जो आपको स्पीडी का एक वर्ड से नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है 25 क्वेश्चन आएगा, 10-15 कर दोगे स्पीडी से, लेकिन आपको वहाँ पर हाई स्पीड पे ऐसे हैं जो आपको 80% कम मेहनत में आप ज़्यादा यहाँ पर जो है आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। तो ये हो गया करंट अफेयर का। अब आते हैं पेपर 2 में। देखो पेपर 2 क्या है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जब आप अर्ली स्टेज में होते हो, तो मेरा तो यही है कि पहले आप पेपर 1 का अच्छे से तैयारी कर लो। जब आपका पेपर 1 में 100 प्लस 110 प्लस आने लगे,
क्योंकि देखो क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 एक तरह से इंटीग्रेटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 की तैयारी अलग से होती है, पेपर 2 की अलग से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछ भी रहा पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं उसके बता रहा हूँ कि पेपर 2 के लिए क्या आपको क्या करना है कि जैसे इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, आपको पेपर 1 में पहले आप 110 प्लस जब आप पहुँचने लगे तो फिर आप पेपर 2 उठाइए। अब रही बात पेपर 2 उठाने का क्या मतलब, पेपर 2 उठाने का मतलब कि आपके पास वहाँ पर एस्से है, आर्गूमेंट राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद पैसेज वैसेज तो ठीक है, पैसेज है और ये सारी चीज़ें हैं, ग्रामर आपका है। तो अब रही बात, क्योंकि देखो जब एस्से लिखते हो तो यूपीएससी क्या करता है, आपको 300 वर्ड्स में एस्से लिखना है, 300 शब्दों में आपको एस्से लिखना है। अब उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट कहने का क्या मतलब, देखो कंटेंट कहने का ये मतलब, क्योंकि देखो कोई भी आप एस्से लिखोगे वो वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए, वो एक दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कोई भी एस्से आया, ऐसा नहीं उसके पास पूरा उसमें हिस्ट्री 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 या जोग्राफी जोग्राफी जोग्राफी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपका हिस्ट्री का कुछ इंक्लूजन होना चाहिए, कुछ उसमें जो है पॉलिटी का, कुछ उसमें जोग्राफी का, कुछ उसमें करंट अफेयर का, कुछ उसमें जो है और भी कुछ अगर आपके पास कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब भाई कहाँ से आएगा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप जोग्राफी पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वहीं से कंटेंट जो है डेवलप होगा और उसको फिर जो है बस पेपर 2 के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब पेपर 1 में आपका 110 प्लस आने लगे तो आपको समझ लो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो गया है, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब आते हैं पेपर 2 के करंट अफेयर के लिए, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो देखो मेरा ये है कि जो आर्गूमेंट है और रिपोर्ट राइटिंग है उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से पूछते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको केवल वो करंट अफेयर तैयार नहीं करवाती, न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश ग्रामर से ही करवाती है। और न्यूज़पेपर जो है वो आपको जो है क्या नाम है, आपको जो है एक कंटेंट बिल्डअप, आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाती है। आपकी कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास कंटेंट नहीं होता, मान लीजिए कोई मतलब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उसमें आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना लिख पाएँ, लेकिन आप जब उस क्वेश्चन को देखोगे तो आप उसमें 1-2 मिनट सोच के, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास एक हैबिट बन चुकी है किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है। तो इस सब सारी चीज़ों को हम जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका हॉरिज़न बढ़ेगा, आपकी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशंस आपके पास बिल्डअप होगा, आपका खुद का एक ओवरव्यू होगा। क्योंकि जब करंट अफेयर पढ़ने जाओगे किसी भी मैगज़ीन को तो उसके पास कोई आपके पास बैकग्राउंड नहीं है कि ये क्यों हो रहा क्यों नहीं, आप इसको जो है थ्रोली पढ़ोगे, आप उसको एज अ मैकेनिकल पढ़ोगे, आप उसको समझ कर नहीं पढ़ोगे। जब आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो न्यूज़पेपर्स को आप चीज़ों को बार बार जब पढ़ते हो न्यूज़पेपर को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चलो हो सकता है कुछ दिन आप मिस कर दो, लेकिन ट्राई टू बी रेगुलर, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैं इसलिए बार बार इस पर इम्फेसाइज़ करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर से भागते हैं और आपको इससे भागना नहीं है, क्योंकि ये आपको ना पेपर 2 में हेल्प करेगा बल्कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपको जो है चीज़ों से अवेयर रहना, किसी भी क्वेश्चन पे आपका ओपिनियन होना, ये सारी चीज़ें आपको आर्गूमेंट राइटिंग में, एस्से में, रिपोर्ट में भी जो है काफ़ी जो है हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आते हैं बात पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए। देखो पेपर 2 के प्रैक्टिस के लिए क्या है, देखो क्योंकि क्या होता है कि अब इसमें आता है बात कोचिंग का भी, क्योंकि मैं इसमें कोचिंग इसलिए इंक्लूड करूँगा क्योंकि उसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई देखने वाला चाहिए। अगर आपका पास कोई फ्रेंड है जो उस लेवल का पहुंच चुका है, जो सही गलत बता सकता है, दैट इज़ वेल एंड गुड, तो आपको वहाँ पर किसी कोचिंग की, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लो आप नए हो और आपको ये नहीं पता कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख, क्योंकि जो लिखते हैं ना वो सबको लगता है कि भाई मैं सही लिख रहा हूँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी दूसरे से पढ़ाओगे तो आपको कुछ बताएगा उसमें कि हाँ सर आपने ये गलत किया, हाँ आपने ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसे करना चाहिए था। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोचिंग का इंपॉर्टेंस आ जाता है, या किसी ऐसे मेंटर का, किसी आप ऐसे बड़े भाई मतलब दोस्त कोई भी हो आपको, जो आपको कम से कम बता सके कि आप सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा कि आपको कम से कम पेपर 2 के लिए मैं कहूँगा स्पेशली, अगर आपके पास कोई है बताने वाला तो सबसे सही है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सही लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको जो है कहाँ पर कितना पॉइंट लिखना चाहिए, टाइमिंग को कैसे देखा जाए, टाइमिंग को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये तो हो गया आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो दे आर वेलकम, वो आप पूछ सकते हैं आप डाउट, पेपर 1 पेपर करंट अफेयर एनीथिंग।
क्योंकि उसके बाद फिर मैं स्टेज 2 जो कि फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें उस पर मैं चला जाऊँगा। ओके, तो अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। देखो स्टेज 2 क्या है कि जब स्टेज 2 जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, तो रिटर्न क्वालिफाई में क्या है, एक यहाँ पर भी रूल है कि आप जब पेपर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तब फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों का कंबाइन कट ऑफ आता है, तो उसको जो फिर दोनों का क्वालिफाई करता है कट ऑफ होकर, तो फिर वो जो है आपका सेकंड स्टेज यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब फिजिकल में भी क्या होता है, 800 रनिंग होता है, 100 मीटर रनिंग होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है और उसके बाद फिर शॉर्ट पुट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई करते हैं मोस्टली मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही मतलब फिजिकल में वीक होते हैं। फिजिकल में वीक होने का मतलब क्या कि उनको 800 मीटर नहीं दौड़ा जाएगा, 100 मीटर का जो 16 सेकंड में कंप्लीट करना वो नहीं हो पाता है, और लॉन्ग जंप करते हुए काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती हैं। अब आए ये प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि 2024 का फिजिकल आने वाला है, और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि वो दिसंबर के आसपास वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आपके पास अभी 1 महीने के ऊपर टाइम बचा हुआ है, 1 डेढ़ महीने मान के चलो कम से कम। तो अब यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए क्या है, क्योंकि देखो शुरू में आपको यहाँ पर क्या होगा, बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, वो अच्छा कर रहे होंगे, तो आप उनको देख कर आपको अपने वीकनेस को, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेमिना बनाना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। आपका जो वेट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर मेरा इतना है तो इतना कम नहीं, उसमें कुछ भी हो, आपका BMI जो आपका होता है, आप BMI कैलकुलेट कीजिए, वो 25 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 से अगर आपका 0.1 ज़्यादा है, आप उसको 25 से नीचे लेकर आइए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वेट, बिकॉज मेनी पीपल आर आस्किंग, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट हाउ मच वी शुड कंट्रोल आवर वेट। तो मेरा यही है कि आप BMI 25 से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, आपका BMI 25 से नीचे ही होना चाहिए, ये होगा वेट का। तो फिजिकल में क्या क्या कि स्टेमिना आपको बिल्डअप करना है, वेट कम करना है। जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए तब आप टाइमिंग पे देखें कि 800 मीटर आपका 3:45 में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100 मीटर आपका 16 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो लॉन्ग जंप है वो 11.5 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और लॉन्ग जंप में भी ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, क्योंकि पुश करने में आपकी इंजरी हो जाती है। आप उसको धीरे धीरे करेंगे, सारी चीज़ें आप जब करने लगेंगे तो ईजी लगने लगेगा। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को एक ही बार में करेंगे तो आप इंजरी हो जाएगा, और इंजरी से आपको बचना है, क्योंकि एक बार इंजरी हो गई तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वहाँ पर फिर क्वालिफाई करते हो। तो इंजरी से बचना है, और आपको धीरे धीरे करके आप स्टेमिना बिल्डअप करते हैं, आपको जो फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो आपका फिजिकल होने के बाद फिर आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल में फिर आपकी सारी चेकअप होंगी, सारी चीज़ें होंगी। अब उसमें किसी बच्चे का कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन ही रीमेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों को लगता है कि रीमेडिकल के लिए टाइम लगे, नहीं, अगले दिन आपका रीमेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो वेट वाले हैं, जो ओवर वेट वाले हैं, वो खासकर ध्यान दीजिए कि जो है ओवर वेट वाले वो अपना वेट BMI जो है वो 25 से नीचे ही रखें। और जब आपका रीमेडिकल हो जाएगा, रीमेडिकल होने के बाद फिर वहाँ से जो क्वालिफाई हो जाएगा आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको फिर वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप डिसक्वालीफाई हैं। और उसके बाद फिर आपका जो है वो एक बार फिर आपका जो फिर उसके बाद उसमें कोई लिस्ट उस्ट नहीं आती कि कौन कौन जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ। उसके बाद सीधा जो है इंटरव्यू लिस्ट आएगा कि किसका कब इंटरव्यू पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज के लिए। अब अगर स्टेज सेकेंड के लिए किसी को कुछ पूछना हो तो दे आर वेलकम। ओके, तो अब हम बात आते हैं स्टेज 3 पे। अब स्टेज 3 आपका जो है वो होता है इंटरव्यू। जब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, देखो इंटरव्यू वो आपका UPSC कंडक्ट करवाएगा, आपका UPSC बिल्डिंग धौलपुर हाउस में आपका होगा। और वहाँ पर जो होगा सेम पैनल होता है जो CSC का इंटरव्यू लेता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होते हैं कि हमारा इंटरव्यू CSC की तरह होगा या CFF की तरह होगा। देखो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो CSC CFF सबका लेता है। हाँ, अब आप चीज़ के लिए जा रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होगा। आपको CFF रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज़ें होंगी। लेकिन आप ये सोचें कि आपका CSC टाइप होगा या CFF टाइप होगा, तो ये मिसकंसेप्शन तो पहली बात आप निकाल दीजिए, ये चीज़ें तो आप निकाल दीजिए। वो UPSC है, वो UPSC की तरह इंटरव्यू लेगा जैसे उसकी इंटरव्यू की चीज़ें होती हैं। और अब यहाँ पर आता है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखो इंटरव्यू की तो तैयारी होती है, ऐसा नहीं होता कि वो आप 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में आप इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। उसका एक पूरा आपका जो अभी तक प्रोसेस फॉलो करते आए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, आपकी जो पर्सनालिटी जो बन चुकी है वो पर्सनालिटी, हाँ थोड़ा बहुत आप माइन्यूट चेंजेस में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए
अगर किसी की स्पीड ज़्यादा स्पीड कंट्रोल पे, कोई इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलते, उसको कैसे आप सुधार सकते हैं, कैसे आप एक अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा निखार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि मैं 10 दिन में इंटरव्यू के लिए काफ़ी क्या प्रिपरेशन कर लूँ कि मैं एकदम एक्सीलेंट हो जाऊँ, तो सारी चीज़ें नहीं होती। अब इंटरव्यू बहुत सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो आप प्रिपेयर करके जाते हो, आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो लोग डैप बोलते हैं। अब वो जो डैप होता है, उस डैप से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। मोस्ट प्रॉबली होता है कि आपको वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70% 80%। क्योंकि इस बार मेरा जो 2023 का इंटरव्यू हुआ है, उसमें मैं तो ये कहूँगा 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो मेरे पूरे का पूरा डैप के ऊपर आया था। पूरा पूरा जो मेरा क्वेश्चन था डैप, तो वो आपके लिए एक फेवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो तैयार करके जाते हो, आपको सारी चीज़ें पता होती है कि आप पूरा जो है लिख कर जाते हो कि हाँ मैंने ये तैयार कर रखा है डैप में। आप उसके लिए 15-20 पेज का नोट बना कर रखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंटरव्यू क्या होता है ना कि वो पहले से क्वेश्चन बना कर नहीं रखते कि ये कैंडिडेट आएगा तो मैं से ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये आएगा तो इसे नहीं। आप जो आंसर देते हो उसके हिसाब से फिर वो आपका इंटरव्यू उसी डैश में चलने लगता है, क्योंकि वो फिर उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी से आपका फिर सारी चीज़ें वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो आप ड्राइव कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, अब आपको मान लीजिए IR पसंद है, इंटरनेशनल रिलेशन पसंद है, तो आप उस पर जो है आप उनका आंसर देकर फिर आप इंटरनेशनल का कुछ भी उसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या होता हो सकता है कि दिस इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स रूल है, तो कोई ये फिक्स रूल नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि फिर वो आपको IR पे पूछना स्टार्ट करेंगे। तो IR आपका अगर अच्छा है तो आपको वहाँ पर IR का एज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू को आप अपने तरह से जो है ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी है आपको जो है अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को तैयार करना है। मैं तो ये कहूँगा जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो कभी कभी लगता है हम लोग का बहुत इंटरव्यू ख़राब गया है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स आए वो काफ़ी अच्छे आए। कुछ ने बताया कि मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बहुत अच्छे मेंबर्स थे, और मैं कभी ऐसा मतलब कुछ लगा नहीं कि मुझे मतलब ऐसा हुआ, लेकिन फिर उनके जो मार्क्स देखे तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के, उनको जो चेक करना होता है वो चेक कर लेते हैं, उनका आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इंटरव्यू में यही है कि आप जो अभी तैयार कर चुके हैं, आपका जो करंट अफेयर है, आपकी पर्सनालिटी जो है, और आपकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर आप कंट्रोल कैसे करें, आपको कैसे जवाब देना है, कैसे क्या करना है, इंटरव्यू को कैसे आप ड्राइव कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जैसे ज्योग्राफी है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि आपका इंटरव्यू मीडियम कैसा था। देखो ये भी मैं कहूँगा बहुत 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 मैं क्या बोलूँ, मतलब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है कि इंटरव्यू हिंदी में दें, इंग्लिश में दें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो कहीं किसी लैंग्वेज से बायस नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि देखो आप ये ऑल इंडिया जॉब है, तो अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो वेल एंड गुड, इसमें कोई उसमें प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया एंड दे गॉट वेरी गुड मार्क्स। सो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी इंग्लिश, आपका जो जैसा आप कंफर्टेबल हो, आप उनसे परमिशन लीजिए, वो आपको परमिशन दे देते हैं, और वो फिर आपको अच्छे से हिंदी में भी आपका इंटरव्यू कराएंगे। आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, इंग्लिश में आपको देना है आप इंग्लिश में दीजिए। वो कभी कभी क्या होता है, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है वो हिंदी में क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो जब वो हिंदी में पूछे तो आपको हिंदी में उत्तर देना। इंग्लिश में पूछने लगे तो आप मान लो आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत तो इतना आना चाहिए कि आपको 2-4 लाइन आप बोल सकें। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी ही करनी है। लेकिन कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आप इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पर जैसा परमिशन मांगेंगे वो आपको इंग्लिश में भी अलाउ करेंगे और हिंदी में अलाउ करेंगे। रही बात मेरे इंटरव्यू का मीडियम, तो मेरा जो है इंग्लिश मीडियम ही था। और अच्छा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि जो है इंटरव्यू ड्रेस कोड कैसा होता है। तो इंटरव्यू जो ड्रेस कोड होता है वो बेसिकली फॉर्मल ही होता है। हम फॉर्मल ही पहन कर जानते हैं, और वो प्रीफर करता है आप कोट भी पहन कर जाते हैं, नहीं पहन के जाते हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो अटायर होना चाहिए वो फॉर्मल ही होना चाहिए, फॉर्मल जो है वो ड्रेस कोड होना चाहिए। अच्छा, अब डैफ कैसे बनाए। देखो डैफ अभी तो जो 2024 का है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब आपका डैफ उसमें बहुत सारी डिटेल मांगी जाती है, और उस डिटेल में क्या हो कि आपको अपनी ऑनेस्टी दिखानी है। और क्योंकि जो आपकी जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि उस देखो क्या होता है कि हमें लगता है कि जो हम डैफ में अगर आप अपनी बहुत बहुत बढ़ा कर लिखेंगे तो वो इंप्रेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना उसमें कुछ लिखेंगे वो आपसे उसमें जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे तो आप फंस सकते हैं।
इसलिए आपकी जो रियलिटी है उस डेप्थ में भरिए, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका जॉब है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ये भी डाउट होता है कि फ़िज़िकल के लिए क्या करें, क्योंकि किन्होंने पूछा है कि जो है फ़िज़िकल के लिए क्या करें। तो कुछ इसमें होते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करें, किसी का लें कि ना लें। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि, क्योंकि इसमें तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई फ़िज़िकल को, आपका अगर फ़िज़िकल बढ़िया है तो आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ना, किसी की हेल्प नहीं पड़ना है। लेकिन आप जब उस फ़िज़िकल, उस लेवल का फ़िज़िकल नहीं कर पाते हो, तो आपको उसमें किसी न किसी का गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको कैसे करना, क्या चीज़ें हैं, कब आपको लेवल बढ़ाना है, कब आपको कैसे कुछ चीज़ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब 800 मीटर आपको कंप्लीट करना, वैसा नहीं उसको आप सेम स्पीड पे भागोगे, आप कहीं पर स्लो भागोगे, तेज़ भागोगे, बहुत तेज़ भागोगे। लास्ट में जब आपका राउंड कंप्लीट होना है, जब 50 मीटर 100 मीटर बचेगा, तो वहाँ पर आपको बहुत तेज़ भागोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होता है, जब एकेडमी जाते हो तो सब सारी चीज़ें सीखने में आता है। अगर आप पहले से बहुत अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब नहीं हो तो आपको भाई चाहिए कि आपको सब बताए कोई। तो मैं तो ये कहूँ, देखो मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था, एक कोबरा फिजिकल एकेडमी है आपका जो है अवंतिका ग्राउंड रोहिणी में। तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, काफ़ी अच्छे कोच हैं वो, जो है इंडियन एयरफोर्स से वो जो है अपना जॉब भी करते थे। तो वो वहाँ से जो है मैंने किया था, वो काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको सिखाते हैं। तो मैंने 2 साल मैंने फ़िज़िकल जो है वहीं से उन्हीं को ज्वाइन करके वहीं से क्लियर किया। तो अब डिपेंड करता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत और जहाँ जगह फ़िज़िकल है, तो आपको जैसा जहाँ लगे, जिस एरिया के हिसाब से लगे आप वहाँ पर जाइए। लेकिन आपको, अगर आप फ़िज़िकल में वीक हैं, आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फ़िज़िकल जो है इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, फ़िज़िकल एकेडमी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब आप रिटन क्वालीफाई करके, इस कंपटीशन में रिटन क्वालीफाई करके, क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि 1% ही, 1% भी नहीं कर सकता, 1-2% ही जो है वो क्वालिफाई करते हैं रिटन। जितने फॉर्म भरते हैं उसमें केवल 1% ही रिटन क्वालिफाई करते हैं। अब रिटन क्वालिफाई करने के बाद आप फिजिकल में ना हो पाएँ तो वो काफ़ी, मतलब अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए आप क्या होगा कि अगर आप कर लेते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। उसके बाद देखो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू जो बोर्ड होता है ना, इंटरव्यू बोर्ड, उसमें 4-5 बोर्ड, 6 बोर्ड, 7 बोर्ड, और वो रोटेट होते रहते हैं। तो मेरा जो बोर्ड था वो बीबी सुरेन सर का था, तो काफ़ी अच्छा बोर्ड था। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो, हमें लगता है ना, जब तक हम इंटरव्यू नहीं देते, हमें लगता है कि इंटरव्यू में काफ़ी बहुत बहुत बड़ा चीज़ होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि मतलब हम लोग क्या करने। लेकिन वो लोग, जब आप बैठोगे वहाँ पर, आपको लगेगा नहीं कि इंटरव्यू, ऐसा लगेगा कि आप 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एक तरह से बातचीत कर रहे हो, उनको लगेगा भी ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप कोई मतलब बातचीत कर रहे हो। कहीं आप फंसोगे, वो हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब आप कहीं फंस गए तो वो ऐसा देखेंगे कि आप, वो हेल्प करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप अगर कहीं नर्वस होंगे तो आपको अच्छे से वो, मतलब आपका नर्वसनेस दूर करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, हंसेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर, मतलब चुटकुले ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब वो ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि आपको वहाँ पर आपका जो नर्वसनेस जो होगा वो आपका कम होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो हम लोग यहाँ पर इतना बना कर रखते हैं कि इंटरव्यू ऐसा होगा, वैसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है इंटरव्यू। मैंने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दिया, मेरा इंटरव्यू कैसा था, कैसे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, पूरा डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन था। और जब मैं इंटरव्यू देकर आया, मुझे लगा कि मतलब मैं सेटिस्फाई था कि मेरा इंटरव्यू ठीक है, और ऐसा था कि हाँ ठीक है। लेकिन देखो वही होता कि मैं, कि 2022 में मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो उस टाइम मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन वो मार्क्स नहीं है। तो मैं भी बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा किया, आपको लगता है बहुत ख़राब किया। तो लेकिन जो बोर्ड मेंबर को देखना था वो देख चुके हो, जो उनको जो सर्च करना था, उनको जो पर्सनालिटी चाहिए थी वो उस हिसाब से असेस कर चुके हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स दे चुके हैं। मेरा जो इंटरव्यू में मार्क्स था इस बार वो 101 था। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और अब देखो, मैंने बुक लिस्ट बता ही दिया। अब उसके बाद क्या है इसमें कि जो, हाँ, अब मैंने जो 3 साल मैंने पिछले में गलतियाँ की, देखो जब मैंने पहली बार क्वालिफाई नहीं किया, तो उसमें क्या था, मेरा जो पेपर 2 था वो वीक था। उसकी वजह से जो मेरा, तो मुझे लग रहा था कि मैं रिटर्न क्वालिफाई कर नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पेपर 2 मेरा इतना अच्छा नहीं था। बस पेपर 1 मेरा, नहीं कि उस टाइम कट ऑफ भी आई थिंक 138 गया था, 2021 का मैं बता रहा हूँ। और तो उस टाइम मेरा कुछ 132-134 आया था, तो उस मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि पेपर 1 हो जाता तो पेपर 2 की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो ये था। और सेकेंड टाइम मेरा क्या हुआ, मेरा पेपर 2 में थोड़ा मार्क्स कम आया, और इंटरव्यू में मार्क्स कम आया, इसलिए मैं फिर मेरिट आउट हो गया। तो ये थी चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो क्या है कि जो स्टेजेस है ना, आपको लगता है कि स्टेजेस कुछ नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है। आपको हर स्टेज पे इक्वली आपको मेहनत करना है, हर स्टेज को आपको सीरियसली लेना है, किसी स्टेज को आप
अगर आप उसको किसी को भी आपने नहीं सीरियसली लिया तो दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अगेन 1 ईयर। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा ही करंट अफेयर का मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। अच्छा, ये भी बहुत डाउट होता है कि करंट अफेयर कितने साल का पढ़ें। देखो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि जहाँ तक मेरा ये ओपिनियन है कि आप कम से कम अगर आप 1 ईयर का कर लेते हो तो 95% जो क्वेश्चन है वो 1 ईयर के आते हैं। आप 5% के पीछे आप फिर 1.5 साल का पढ़ोगे, 2 साल का पढ़ोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट। तो इसलिए कि आपको मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम जो है आउटपुट लेना है। तो ये मेरा रहेगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर तैयार करेंगे। तो ये चीज़ मैंने बता दिया न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। और अच्छा ये भी होता है कि न्यूज़पेपर में कैसे ये जाने कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक हैबिट से आएगा। आप ऐसा सोचें कि मैं आज ही जान जाऊँ कि वो कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मैं पढ़ूँ, कौन सा ना छोड़ूँ, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हैबिट बना। जब हैबिट बनाओगे आप सिलेबस पढ़ोगे, और जब आप आपका सिलेबस तैयार कर रहे हो साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पढ़े, तो धीरे 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 आपका एक हैबिट बन जाएगा कि आप जान लोगे कि हाँ ये ऐसा न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्गूमेंट राइटिंग में आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है, ये जो है एसएमएस का डेटा जो है काफ़ी इफेक्टफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैबिट से आती है। आप लगभग 2 महीने 3 महीने आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें आएंगी। मैंने अपना मिस्टेक बताया। देखो फर्स्ट ईयर में क्या था, देखो फर्स्ट ईयर में मेरा ये था कि जो मेरा सिलेबस था वो अच्छे से कंप्लीट नहीं था, और रिवीजन में भी काफ़ी कमी थी। तो उस हिसाब से मेरा फर्स्ट ईयर जो था उसमें रिटर्न क्वालिफाई नहीं। सेकंड में क्या था, फिर वही था कि मैंने काफ़ी मेहनत किया था। मैंने पेपर 2 को भी अच्छा किया था, लेकिन फिर वही बताया पेपर 2 बहुत सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे। उस टाइम मेरा पेपर 2 उतना अच्छा गया नहीं, तो इसलिए मेरा पेपर 2 में नंबर कम आया। इंटरव्यू मुझे लग रहा था अच्छा जाएगा, मतलब गया है, लेकिन वो नंबर आया नहीं, तो इसलिए मेरा पेपर जो है मेरा सेकंड टाइम में, क्योंकि पेपर 1 मेरा हमेशा, देखो अगर मैं फर्स्ट ईयर का निकाल दूँ मेरा रिटर्न जो क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड में अगर देखूँ तो पेपर 1 में 155, 2023 में अगर मैं देखूँ तो 157 158, तो मेरा पेपर 1 काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन पेपर 2 मेरा वीक था, पहले भी 2021 में, 22 में भी, और 23 में भी। 23 में थोड़ा मार्किंग भी, मतलब थोड़ा जो है चेकिंग भी हार्ड हुई है, तो ये सारी चीज़ें था। लेकिन जो मेरा सेकंड टाइम मेरा जब नहीं हुआ तो उसमें पेपर 2 और इंटरव्यू जो था वो जो है मुझे मेरिट आउट किया था। और हाँ, यहाँ पर क्या होता है, एक और बहुत डाउट होता है उनको, मैगज़ीन का मैंने बता ही दिया, और मैगज़ीन मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर होता है कि टेस्ट सीरीज़ और पीवाईक्यू, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे इन दोनों में मैं किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दूँ, तो मैं कहूँगा पीवाईक्यू को, क्योंकि मैं पीवाईक्यू किया हूँ, मैं पीवाईक्यू अच्छे तरीके से किया हूँ। तो मैं पीवाईक्यू को मैं यही कहूँगा कि आप उसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपका यूपीएससी का गीता है, या कुछ भी उसको अपने जो है जो भी आपको समझे, मतलब वो पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से करना है। अच्छा, पीवाईक्यू करना कैसे है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पीवाईक्यू ऐसा नहीं आप पढ़े उसका आंसर दिया, आंसर देखा, कुछ ऐसा नहीं। आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि आप जो है चैप्टर कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक, उस टॉपिक में मैं कहाँ पर किसमें जो है गलत कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पर तो एक तो आपका जो अटेंशन होगा, जब आप दूसरी बार जब उस चीज़ को पढ़ेंगे, आप अपने बुक्स में से, आप अपने नोट्स में से, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ पे जाएगा, फोकस करने लगेगा। आपको पीवाईक्यू करने से एक चीज़ पता चलेगा कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, यूपीएससी जो है वो कहाँ पर अपना गेम खेलता है, मतलब वो कहाँ पर जो है स्टूडेंट के माइंड के साथ खेलता है, कहाँ पर वो जो है आप कैसे जो है एलिमिनेशन टेक्निक सीख सकते हैं, कैसे आप जो है ये चीज़ें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से कम 15 मार्क्स 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिलाएंगे, और वही 15-20 मार्क्स आपको फाइनल में जो है काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पीवाईक्यू को पढ़ना, उसको एक कॉपी में लिखना कि हाँ मैंने यहाँ पर ये गलती किया, इसलिए मैंने ये गलती किया। दूसरी चीज़ देखना आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कहाँ पड़ेगा। तीसरा पेज में लिखना कि आपको जो है कहाँ कहाँ पर यूपीएससी कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछती है, कहाँ कहाँ पर वो अपना जो है बच्चों के साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ जो कैसे जो है माइंड्स गेम खेलती है। तो ये सारी चीज़ें आप पीवाईक्यू से ही सीखेंगे। जब आपका पेपर आने से, मान लीजिए अगस्त में पेपर होता है, तो अगस्त से लगभग कम से कम 4-5 महीने पहले आप किसी कोचिंग का जो है आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपका एक फोकस बना रहता है। जब आप टेस्ट सीरीज़ करते हो, चाहे वो पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, तो वो आपको क्या करता है, आपको बाइंड कर देती है, आपको एक टारगेट में बंद कर देती है। जब टारगेट में बंद होते हो, उस चीज़ को देखते हो, पढ़ते हो, आपकी टेक्निक डेवलप होती है, जितना आप सॉल्व करते हो, जितना आप लिखते हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप फाइनली जाते हो एग्ज़ाम में बैठने, आपका जो टेम्परामेंट होता है वो पहले से जब आपका बन जाता है, तो आप जब जाते हो पेपर देने यूपीएससी में,
जब यूपीएससी का पेपर होता है तो फिर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वहाँ पर। इसलिए आपको करना है कि जब 4 महीना 3 महीना जब बचे तो आप पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पेपर होने से मान लीजिए आपका इस बार था 4 अगस्त को, तो उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले कोई भी पेपर मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपके माइंड को रिलैक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप उस टाइम पे अगर आप देंगे पेपर, तो क्या होगा कि मान लीजिए आपका अच्छा नहीं हुआ, तो अननेसेसरीली वो फिर आपको जो है पेपर जो है 1 हफ्ते बाद जो पेपर होना है, आप पूरा का पूरा 4-5 दिन जो है उसी टेंशन में आप जो है कर देंगे, तो आपका पूरा पेपर खराब। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन, मैंने तो कम से कम 10 दिन पहले बंद कर दिया था, तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप जो है उसमें कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर, चाहे पेपर 1 हुआ पेपर 2 हुआ, कुछ नहीं कुछ सब कुछ आप भूल जाओ। जो भी आपने दिया अच्छा आया तो ठीक, बेकार आया तो ख़राब आया तो ठीक, उसमें कोई भी उसमें वो नहीं है। आप जाइए 4 अगस्त को पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए, आपका सब कुछ अच्छा वहाँ पर होने वाला है। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अच्छा, ये भी है तो कि डेली कितना घंटा पढ़ें। देखो, ये मुझे लगता है कि अननेसेसरी चीज़ों को बना रखें, कितना घंटा पढ़ें, कितने आवर पढ़ें। देखो, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कोई डिपेंड करता है। अगर आप एक वर्किंग है तो आप वर्किंग 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है पढ़ाई में कि आप कितना उससे आउटपुट जो है गेन करते हैं। आप मान लीजिए 14 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट 4 घंटे 5 घंटे के बराबर भी नहीं है, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आइडली कहूँ, अगर आप मान लीजिए वर्किंग नहीं है, तो आपको कम से कम 8 आवर पर डे कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, 8 घंटे 7 घंटे आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ मच मोर इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम विथ गुड रैंक। सो ऐसा नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ोगे, 15 घंटा पढ़ोगे, 18 घंटा पढ़ोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आउटपुट पे ध्यान देना है। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे में आप कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को एसेस कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि मैंने कितना घंटा पढ़ाई किया। अब इसी घंटे से ज़्यादा आपका टाइम टेबल करो। टाइम टेबल जो होता है वो हमेशा पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, और उसका मैं एक आइडियल बता दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों का सुबह पढ़ने का होता है, कुछ लोगों को रात में, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। लेकिन क्या करना है कि आपको कम से कम 1 घंटा जो है आपको पढ़ना, उसमें फिर आपको 5-10 मिनट ब्रेक लेना है। अब उस 5-10 मिनट ब्रेक में ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाने लगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आपको बस 5-10 मिनट आपको जो है बैठे रहना है, आँख बंद करने रहना है, या फिर बाहर चले जाएँ कुछ थोड़ा जो है घूम फिर कर पानी पीकर, फिर आपको वापस आकर फिर तो 1-1 घंटे का स्लॉट कम से कम रखिए, 4-5 स्लॉट सुबह से आपको जो दोपहर 12 बजे 1 बजे दोपहर, आपको डिपेंड करता है आप कब स्टार्ट करते हैं कब ख़त्म करते हैं। तो 4-5 घंटे का स्लॉट आप रखें। फिर आप जो है अपना खाएँ पिएँ, थोड़ा अपना आराम करें, थोड़ा अपना जो है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वो चीज़ें अपना करें। उसके बाद फिर जो है आप 4-5 घंटे का फिर आप स्लॉट रखें। इस तरीके से आप 8 घंटा 9 घंटा जो भी आप पढ़ पाएँ वो आप पढ़िए। और इस तरीके से फिर आपको, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एक तो प्रेशर नहीं आएगा अननेसेसरीली, और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके ऊपर जो है वो बैकलॉग नहीं होता चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आइडली 8 आवर with consistency is enough to clear this exam. So do not much bother about the hour study. Don't go with the different toppers, or I don't know who is saying that to study 18 hour, 18 घंटे आपको पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना पर एग्जाम क्लियर, ऐसा कोई बात नहीं। आपको बस 8 घंटे एटलीस्ट, बस कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दिस एग्जामिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम जो है ना, 2 चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायर करेगी, आपका हार्ड वर्क और आपका पेशेंस। आपको हार्ड वर्क करते रहना है और आपको पेशेंस बना कर रखना है, क्योंकि यही 2 चीज़ है जो आपको मोटिवेशन कहो या कुछ भी कहो, ये आपको बना कर रखना है, क्योंकि यही 2 चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती रहेगी। आपको ये ध्यान रखना, कभी भी आप अपने आप को लूज़ फील करें, आपको अपने आप को लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप सोचें व्हाई यू स्टार्टेड दिस, आप इसको स्टार्ट क्यों कर रखे हैं, और अपने मेहनत के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपके जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर आप उनके ऊपर तो मतलब जो भी चीज़ें हैं आप उन पर भरोसा रखना है, और अननेसेसरीली चीज़ों को नहीं सोचना है। क्योंकि आप अगर आप मेहनत करते हैं, आप पेशेंस रखे हैं, दिस इज़ माई गारंटी एंड दिस इज़, मैं अपने ऊपर ही मैं अपना प्रूफ देख चुका हूँ। तो आपको जो है सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में कर रहे हैं अभी तैयारी, हो सकता है उसमें ना मिले, हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन आप किसी दूसरे फील्ड में आप जो है बहुत अच्छा करोगे। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपके पास अंदर पेशेंस है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़, आप इसको मंत्रा समझें या आप इसको एक मोटिवेशन समझें या आप इसको आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस समझें, तो मैं तो ये कहूँगा आप अपना हार्ड वर्क और अपना पेशेंस रखिए, उसमें आपको जो है किसी और फालतू मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। मैं अभी आपको 2 शब्द बोल दूँ,
आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन 5 दिन मोटिवेशन रहेगा, फिर आप जो है मोटिवेशन डाउन है। इसलिए मोटिवेशन आपको अपने अंदर से रखना है कि ठीक है, और फेलियर को ज़्यादा उसको नहीं लेना। फेलियर को आप बस एज अ लर्निंग सीखें, एज अ चीज़ें को जो है देखें कि हाँ, मेरा जो अगर फेलियर आया तो क्यों आया, क्या रीज़न था, कि अगर मेरा रिटर्न नहीं हुआ तो रिटर्न में मेरा क्यों नहीं हुआ, पेपर 1 नहीं क्वालिफाई हुआ, पेपर 2 नहीं क्वालिफाई हुआ, क्या हुआ, आखिर मैंने क्या ऐसा कर दिया। मेरा फिजिकल अगर नहीं हुआ तो फिजिकल में मुझे अब अगली बार कौन सी गलती नहीं करनी है, इंटरव्यू में मैंने क्या ऐसा किया, क्या नहीं हुआ कि मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फेलियर को एज अ लर्निंग लेना है, अननेसेसरली चीज़ों को अपने ऊपर नहीं चढ़ाना है। फिर मैं कहूँगा हार्ड वर्किंग और पेशेंस, दैट इज़ गोइंग टू सक्सीड यू इन एनी फील्ड। सो दैट इज़ माई वर्ड। टाइम टेबल बता दिया। और हाँ, और ये भी एक चीज़ ये भी है कि देखो क्या है कि अब इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, और हमें पता है कि ऑनलाइन जो है जब से ई लर्निंग आया तब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं। तो आपको सोशल मीडिया से जो है वो कम से कम जो है आपको जो है यूज़ करना है। आपको जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो। आपको इंटरटेनमेंट भी करना, ऐसा नहीं कि आप जो है वो कीपैड लेकर चलने लगे, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन यह है कि आपको जहाँ पर चीज़ों को आपको जुडिशली यूज़ करना है, अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने टाइम की जो है कीमत समझनी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ों को कीमत समझनी पड़ेगी। अननेसेसरीली आप कहीं फालतू चीज़ों में व्यस्त हो जाओगे तो सारी चीज़ें आपको जो है कॉस्ट करेगी, आप बाद में समझोगे अगर आप इसको नहीं चीज़ों को सुधारते हो तो। इसलिए आपको कहना, सोशल मीडिया से आप कम से कम एक्टिव रहें, कम से कम उसको यूज करें। आप एक बार सिलेक्शन ले लें, सब चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद चाहे सोशल मीडिया यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर यू, नो वन गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो इसी तरीके से जो आपको सोशल मीडिया को कम से कम, क्योंकि ये बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन लाता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन लाता है, और अननेसेसरीली आप टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो सोशल मीडिया को आपको कम से कम जो है यूज करना है। आप यहाँ पर फिर वही चीज़ें हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है उसको ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। देखो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों चीज़ों में डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। यहाँ पर डिसिप्लिन, अनुशासन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चाबी है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन भी है, डिसिप्लिन नहीं है, आप वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से भी कोई फ़र्क नहीं है, ऑनलाइन करोगे आपको सस्ता ही पड़ता है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यही है कि आपको डिसिप्लिन रखना है, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, उसमें कोई भी किसी दोनों में किसी में बुराई नहीं है। अब अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो दोनों जगह जो है बुरा ही बुरा है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो दोनों जगह अच्छा ही अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यह है यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कर रहे हो दिल्ली आने की क्या आवश्यकता है। आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन के लिए आप आ सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड कोचिंग इन दिल्ली, यू कैन कम। तो यही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो मैप्स, देखो मैप क्यों जरूरी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के आप जो क्वेश्चन देखोगे वो मैप बेस्ड ही आ रहे हैं। तो आपको मैप को कम से कम क्लास जो 6 और 8 है, और कुछ यूट्यूब पे जो वीडियो हैं, एक सचिन अरोरा सर करके हैं, अगर आप उनका वीडियो देख पाओ मैप में, ठीक है, आप अगर पा जाते हो कहीं से भी, तो अगर आप उसको कर पाते हो, दे आर गोइंग टू, मतलब वो जो आपको मैप के लिए इतना ईजी समझा देंगे कि आपको मैप में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो आप उनका ही नहीं, आप किसी का भी देख लो, लेकिन आपको मैप समझना, क्योंकि मैप से आप देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको मैप से मिलेंगे, आपको उसमें जो चीज़ें आ रही हैं मैप से ही आ रही हैं। तो मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैप को समझना है, और मैप को समझने के साथ साथ याद कैसे करना है। देखो मैप का याद करने का तरीका ही नहीं होता कि आप जैसे हिस्ट्री पढ़े उसको याद, वो मैप का तरीका नहीं। मैप को क्या, आपको मैप को बनाना है, उसका लोकेशन प्रिंट आउट करना है, उसको कम से कम 2 बार 3 बार करो, क्योंकि क्या होता है हमारा जो माइंड है ना, पिक्टोग्राफी जो पिक्चर्स होते हैं, जो पिक्चर्स टाइप चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं। रंगीन बेंगीन चीज़ें जो है बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए क्या होता है जब मैप को बनाओगे हाथ से, उसको लोकेशन देखोगे करोगे, तो आपको वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में जो है आपको याद रहेगा। तो इसलिए क्या है, आपको मैप को अच्छे से ध्यान रखना है, उसको मैप को अच्छे से बनाना सीख जाओ। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बनाना सीख जाओगे तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे उस पूरे वर्ल्ड के मैप को बनाने में। अच्छा, इस एग्ज़ाम प्रोसेस में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, और एनी प्रिपरेशन मैं कह रहा हूँ, देखो प्लान बी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये आता है कि प्लान बी कब से रखिए। मान लो आपने 2 अटैम्प्ट दिया, आपका नहीं हुआ, तो आपको फिर प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। या फिर आप इतना कैपेबल हों कि आप 3 साल 4 साल 5 साल देने के लिए तैयार हों, आप खर्चा आप उठाने के लिए तैयार हों, तो आप देते रहो। लेकिन जब आप 2 साल 3 साल आप नहीं उस चीज़ में सक्सेस हो पा रहे हो, तो आप प्लान बी आप रख लो। एक आप
जॉब पा जाओ, कहीं से भी पा जाओ। जॉब पाने के बाद फिर अपने जो ड्रीम जॉब है उसके लिए फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर ये गलती कर रहे हो कि नहीं मुझे बस केवल इसी एग्ज़ाम को करना है, मैं 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल इसी में लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी 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 बैड आइडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लान भी आपको रखना है। कब रखना है? जब आप 2 साल 3 साल अगर क्वालिफाई ना कर पाओ तो। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से देखो यही मैंने बताया कि आपको फोकस रहना है, अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना है। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यही आप डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने वाला है। अब अगर आप अपने डिसिप्लिन को ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो डिसिप्लिन रहोगे तो ये सारी चीज़ें हैं करना है। और किसी ने पूछा कि सिलेबस को कैसे एनालाइज, देखो सिलेबस को एनालाइज करने का तरीका क्या है कि जब मैंने बताया था कि पीवाईक्यू को कैसे करना है, जब पीवाईक्यू को आप करोगे ना, तो देखो पहले क्या होता है, यूपीएससी पेपर में पहले सिलेबस दिया रहता है, लेकिन कोई डिटेल सिलेबस नहीं होता कि आपको हर एक टॉपिक दे रखा है। लेकिन जब आप पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू को जो है करने के टाइम पे, पीवाईक्यू जब आप करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में लग रहा है कि 10 सेकंड में हो गया, 20 सेकंड में हो गया, किसी में आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर फंस गया। और मैं फंस गया तो क्यों फंस गया, कहाँ पर फंस गया, या ये क्वेश्चन तो मेरे सर के ऊपर से यूपीएससी पूछा कहाँ से, मैंने तो उसको तैयारी नहीं किया था। तो जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो पैरेलली क्या होता है कि आपका सिलेबस भी उसी डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो आपने जब एक बार पीवाईक्यू किया, मान लो 2014 का आपने पेपर उठाया, 2018 का पेपर आपने उठाया, कम से कम देखो मैं कहूँगा 7-8 साल का पेपर तो आप यूपीएससी का कर ही कर लो। आप 2-3 साल 4 साल का देखोगे तो बहुत ही अच्छा पेपर आने लगे हैं, आप उसको अच्छे से कर लोगे, लेकिन 7-8 साल का तो करना ही करना। तो जब आप करोगे हर ईयर का, मान लो आपने 2019 का उठाया पेपर, 2019 का जब पेपर आप करोगे तो आपने देखा कि हिस्ट्री का ये क्वेश्चन तो यार ये तो मुझे तुरंत पता, तुरंत चले गया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, लेटर वैदिक का था, लेकिन आपने तो मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा ये भी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकती है, तो आपने नोट्स में लिखा कि हाँ यूपीएससी में लेटर वैदिक में ये टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा, या इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने जब ये देखा, अब अगली बार जब आप रिवीजन करोगे, तो जब अगली बार आप रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ पे जाने लगेगा। तो आपका जो सिलेबस है पीवाईक्यू हो, वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, वो तैयार होता चला जा रहा है। तो सिलेबस का एनालिसिस पीवाईक्यू से ही होता है। आप जो है सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी जो पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है, वो कोई बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं दे रखा है कि आपको हर एक टॉपिक वहाँ पर मेंशन है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो यहीं से ही पूछूंगा, वो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। तो जब पीवाईक्यू करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ जो है यूपीएससी क्या चाहती है, कहाँ से और कितने डीप तक और कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछ सकती है। और उसी से आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है, किस क्वेश्चन को मुझे कैसे टैकल करना है, किस क्वेश्चन में मेरा एलिमिनेशन टेक्निक से हो रहा है, किस क्वेश्चन में मेरा जो है एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से हो रहा है, किस क्वेश्चन को मैं जो है ज्योग्राफी से इंटरलिंक करके हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको जो है ये चीज़ें आपकी अनकॉन्शियस माइंड में होती जाएगी। आपको ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे 6-7 साल 5 महीने 6 महीने बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता। अब ये सोचो कि मैं 10 दिन में उस चीज़ को देखने लूँ, तो वो नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको उसको प्रोसेस को पेशेंसली आपको करना है, और 4-5 महीने में इट्स माई गारंटी आप जो उसका जो है आप जो रिजल्ट जो है आपके सामने होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो ये सारी चीज़ें थी। और अब मेरी तरफ से एक चीज़ ये है, देखो जो ये प्रिपरेशन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको टाइम मांगेगा, आपका हार्डवर्क मांगेगा, आपका पेशेंस मांगेगा, आपका डिसिप्लिन मांगेगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है, कंसिस्टेंसी है, तो आपको इसमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है इसमें जो भी स्टेजेस मैंने बताया है, उसको किसी भी स्टेज को आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 को कहो कि, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब हैं जो बताते हैं कि इस साल 18 क्वेश्चन पॉलिटी से आया, तो आप पॉलिटी को अच्छे से देख लो। दैट्स अ वेरी 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 बैड आइडिया। मुझे ये लगता है कि आप उसको ऐसा मत देखो। आपको पॉलिटी भी तैयार करना है, आपको हिस्ट्री भी तैयार करना है, आपको ज्योग्राफी भी यूपीएससी का नहीं पता, आप अगली बार वो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछ ले, ज्योग्राफी से पूछ ले ज़्यादा क्वेश्चन, हिस्ट्री से पूछ ले, इकोनॉमिक्स से, क्या करोगे? आप फंस गए वहाँ पर। तो आपको स्ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक को इक्वली वेटेज देना है, इक्वली टाइम देना है, इक्वली सारी चीज़ें करनी है। तो आप ये मिस्टेक मत करना। तीसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंसी रखना ही रखना है, आपको डिसिप्लिन रखना ही रखना है। रही बात मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन आपका डिसिप्लिन से आएगा, आपके हार्डवर्क से आएगा, आपके पैशन से आएगा।
फालतू के इधर उधर के मोटिवेशन से आपका मोटिवेशन नहीं होने वाला है। दैट्स माई, आप जो भी कहो, मेरा एडवाइस कहो, मेरा रिकमेंडेशन कहो, तो आपको मोटिवेशन आपको अपनी तरफ से सोचना है, अपनी तरफ से लाना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फेलियर को अपने सर पर नहीं चढ़ाना है, अननेसेसरली उसको निगेटिव वे में नहीं देखना है। आपको फेलियर आएंगे, फेलियर का आपको सामना करना है, उससे सीखना है, उसको अच्छे से और टैकल करना है। और मेरा जो फाइनल यही है कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अनटिल एंड अनलेस यू बिकम सक्सेस। आपको मेहनत करनी है जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं। इसके अलावा और मेरा कोई वो नहीं है। आपको मेहनत करनी है, पेशेंस रखनी है, और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। अगर आपको और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लिसन पेशेंटली टू मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग्स। वर्क हार्ड एंड बिकम सक्सेस। और किसी को कोई भी अगर डाउट भी हो फ्यूचर में भी, तो जो है यूपीएससी टाइम मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देगा। अगर आपको किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी हेल्प चाहिए, दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ, ये हो सकता है मैं उस टाइम पे रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो डोंट टेक सीरियसली, लेकिन यह है कि मैं 100% उसको रिप्लाई दूंगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें हों, दे आर मोस्ट वेलकम। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू ऑल दिस CAPF community and become as an assistant commander in future. Thank you very much.